हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। तो आज के सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसकी की तैयारी आप कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाल ही में रिजल्ट आया, वैसे में भी आपके लिए बहुत हाई मोटिवेशन का जो टाइम है वह चल रहा होगा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वह कौन सी संस्था है? लास्ट हमने शुरू किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी बॉडीज हैं, और पहली संस्था हमने इलेक्शन कमीशन की कल बात की, मैंने वेबसाइट भी आपको दिखाई। तो आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, और ये भी एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड आर्टिकल है ना। एक नहीं, कई आर्टिकल हैं जिसमें की बात की गई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। आप अगर देखेंगे तो करंट में इनके जो चेयरमैन है वह कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जो है वह यूपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, तो अब हमें बस यही जानना है कि यूपीएससी के काम क्या होंगे, यूपीएससी करता क्या है, यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, कौन सी बातें संविधान में लिखी गई है, कौन सी बातें संविधान में नहीं लिखी गई है, और क्या इनकी लिमिटेशंस हैं। समटाइम्स कुछ लिमिटेशंस भी होती है कि वहां यूपीएससी से परामर्श नहीं करना है, तो बस उन लिमिटेशंस को भी हम जानेंगे। तो बस यही हम यूपीएससी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें ही देखूं, इसी वेबसाइट्स में अगर मैं क्लिक करूं, यहाँ पे संवैधानिक उपबंधों की बात की गई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ उपबंध किया गया है। तो चूंकि अब डेडिकेटेड आर्टिकल से, इसके लिए इसका मतलब क्या है कि एक संवैधानिक संस्था है। तो आर्टिकल 315 क्या कह रहा है? 315 से लेके 323 तक, आर्टिकल 315, 315 से लेके 323 तक यूपीएससी की जो बात है वह की गई है। ये जो 336 और जो 9 आर्टिकल्स है ये डेडिकेटेड है यूपीएससी के लिए। ठीक है, आओ देखते हैं लिखा क्या है। आर्टिकल 315 कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। आर्टिकल 316 कहता है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदाविधि क्या होगी। ठीक है, 317 कहता है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना कैसे होगा। 318 कहता है, 318 कि आयोग के सदस्य और जो कर्मचारी है उसकी सेवा शर्तों की विनियमन कौन बनाएगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाएगा। 319 कहता है कि आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 कहता है लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे। 321 कहता है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? क्या राष्ट्रपति या पार्लियामेंट, या इसके पास खुद है आयोग के पास। 322 कहता है लोक सेवा आयोग के व्यय क्या होंगे, और 323 कहता है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन क्या होंगे। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये हो गई संवैधानिक उपबंधों की बात। आप थोड़ा सा समटाइम्स इसके कार्य भी देखें कि आखिर जो कार्य है वह है क्या, है ना। तो पहले मैं यही पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर में लिखा तो यही सब है। तो आयोग के कार्य क्या है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि आर्टिकल जो 320 है, आर्टिकल 320 ये कहता है, इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवा पदों के लिए भर्ती संबंधी मामलों में आयोग का परामर्श लिया जाना अनिवार्य है। आर्टिकल 320 क्या कह रहा है कि अगर किसी भी, मतलब जो सिविल सेवाओं के संदर्भ में जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों के संबंध में यूपीएससी का जो परामर्श है वह लिया जाना अनिवार्य है। और 320 के अंतर्गत जो कार्य है वह ये 6 कार्य इसमें लिखे गए हैं। फर्स्ट ये कहता है कि संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराना। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि आपका जो यूपीएससी 2024 जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, 16 जून को आपका एग्जाम है। तो और ये जो डेट जो डिले की गई है बिकॉज ऑफ आपका जो इलेक्शन चल रहा है 18वीं लोकसभा का, तो संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराना ये कार्य होगा। साक्षात्कार इंटरव्यू के द्वारा चयन से सीधी भर्ती, आपने जो लिटरल एंट्री इन सब के बारे में सुना होगा, तो साक्षात्कार के द्वारा सीधी भर्ती कर ले, ये भी इसका कार्य है। प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति करना, सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती के नियम तैयार करना, उसमें संशोधन करना, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामलों को देखना, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी आयोग को भेजा जाए उस संदर्भ में सरकार को परामर्श देना। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आयोग को करने होंगे, और ऐसा आर्टिकल 320 कहता है कि संविधान के 320 के अंतर्गत जो कार्य है वह ये दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर सिविल सेवाओं की भर्ती से संबंधित कोई प्रक्रिया है तो उससे, उस संदर्भ में यूपीएससी से जो परामर्श है वह किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात संघ लोक सेवा आयोग की हो गई। तो चलो देखते हैं
हैं कि आखिर इस चैप्टर में आपको बताया क्या क्या गया है। ठीक है, एक बार मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि आपको जो टेलीग्राम है @manju PW वाला, या इसको स्कैन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो क्लास नोट्स है वह मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारा संवैधानिक ढांचा, प्रणाली, केंद्र राज्य सरकार, स्थानीय सरकार हो गया, केंद्र क्षेत्र विशेष क्षेत्र हो गया, केंद्र शासित क्षेत्र। अब हम संवैधानिक निकाय के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने इलेक्शन कमीशन की बात की थी और आज हम यूपीएससी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, भूले तो नहीं हो इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूपीएससी के बारे में 6 बातों को जानना है। सबसे पहली बात हमें यह जानना है कि आखिर इसका जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, इसकी जो संरचना है वह क्या है। संरचना के बाद हम जानेंगे कि निष्कासन कैसे होता है, मतलब यहाँ पर जो अधिकारी उनको हटाया कैसे जाएगा, क्या उनके लिए कोई प्रोसीजर है, क्या संविधान में लिखा गया है, या राष्ट्रपति के पास अधिकार है, या संसद के पास अधिकार है, या आयोग के पास खुद अधिकार है ना। स्वतंत्रता की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे, इन्हें अपने कार्यों को करने के लिए क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है उस पर चर्चा करेंगे। कार्य देखेंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगे, कुछ सीमाएं होंगी, उन सीमाओं पर बात करेंगे और इसकी भूमिका क्या है उस पर बात करेंगे। जैसे कि आप देखो कि एक लाइन कही जाती है यूपीएससी के बारे में कि यह मेरिट पद्धति का प्रहरी है। मेरिट पद्धति दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो सबसे ऐसा कैंडिडेट होगा जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वह जीत जाएगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बल्कि मेरिट पद्धति का प्रहरी है, जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा वही इसमें फर्स्ट होगा, है ना। तो इसका प्रहरी के रूप में, मेरिट पद्धति के प्रहरी के रूप में ये बेसिकली जो कार्य है वह करता है। अब देखो यहां पर मैं आपको कुछ आर्टिकल्स बताती हूं कि जैसे कि अगर हम यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, अगर मैं आपको आर्टिकल की बात बताऊं, सबसे पहली बात तो आखिर ये है क्या, तो एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। केंद्रीय भर्ती अभिकरण है ना। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये बता दूं कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, किस भाग में और किन आर्टिकल्स में इसकी बात की गई है, तो भाग 14 है आपका। और अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक इसका जो वर्णन है वह दिया हुआ है। आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए ना यूपीएससी की वेबसाइट पर, है ना। तो ये केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। अच्छा, आपने यूपीएससी के अलावा आपने एसएससी भी तो सुना होगा, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एसएससी क्या कर रहा है, वह भी तो केंद्र के स्तर पर अगर भर्ती हो रही है तो वह ये दोनों संस्थान ही कर रहे हैं, यूपीएससी और एसएससी। ठीक है, चलो आओ मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जब हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे ना, कि आखिर क्या क्या लिमिटेशंस होंगे यूपीएससी की, है ना, तब हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्रालय, एक ऐसे आयोग की जिसे कि डेडिकेटली इसी काम के लिए बनाया गया, और वो मंत्रालय है आपका डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, है ना। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो कि किसके अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी के द्वारा कुछ ऐसा काम, किसी आईएएस ऑफिसर के द्वारा, आईपीएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट के द्वारा ऐसा काम किया गया है, तो उस पर अगर किसी तरह का कोई एक्शन लेना है या उसके लिए कोई नोटिस जारी करना है, वो सब काम कौन करेगा, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का ये काम होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं आपको भूमिका बताती हूं कि ये बेसिकली है क्या, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की भूमिका जो है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। और ये विभाग एक तो नीति निर्माण का कार्य करेगा, सजग, एक सरकार के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि जो भी मानदंड है, जो भी मानक, मतलब जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं किसी भी पर्टिकुलरली सेवा के लिए, उनको फॉलो किया जाए, और जो सेवा शर्तें, जो रेगुलेशंस इस रिलेटेड बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए, है ना। और उसके लिए ये क्या करेगा कि कुछ, मतलब जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, उन मानकों, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कराने के लिए, उन रेगुलेशंस को फॉलो कराने के लिए बेसिकली कुछ जो हम कहेंगे कि
मार्गदर्शी जो सिद्धांत होते हैं उसको जारी करता है कि ये बेसिकली जो सिविल सर्वेंट है उन सभी को इस तरह के सिद्धांतों को फॉलो करना है ना, इन सिद्धांतों को फॉलो करना है। और इसके अलावा एक निगरानी की जो कार्य है, निगरानी का जो कार्य है बेसिकली वह करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें भर्ती अभिकरण के बारे में लिखा गया है। इसमें लिखा है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है और कर्मचारी चयन आयोग है, मतलब एसएससी, है ना। तो एसएससी ये दो ऐसे संगठन है जिनके माध्यम से ये जो विभाग है वह केंद्र सरकार के कामकाज के लिए जो कार्मिक होते हैं उनकी भर्ती को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपको कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की जो भूमिका है वह भी देखने को मिलती है। यूपीएससी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, है ना, जो भी कैंडिडेट अभी सिलेक्ट हुए हैं, जो यूपीएससी सीएससी 2023 के टॉपर्स है, जब उनके पास लबासना कॉल आता है तब जाके वह उस पे को शेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर ये लिखा होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, है ना। ये लिखा मतलब इस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ट्रेनिंग और बाकी जो भी उनको आते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रीय भर्ती अभिकरण क्या है, यूपीएससी है। सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये देख लीजिए कि हमने जाना कि अगर हम पार्ट 14 की बात करें, 315 से लेके 323 तक के जो आर्टिकल्स है इनकी चर्चा करें, इसमें पूरा जो वर्णन है वह दिया गया है कि संरचना क्या होगी, है ना। जरूरी नहीं है कि संरचना है तो पूरी ही वर्णित होगी, हो सकता है ये लिख दे कि ये जो संरचना है वह कोई और निर्धारित करेगा। ठीक है, इनकी संरचना, नियुक्ति, निष्कासन, शक्ति, प्रावधान, ये सारी बातें 315 से 323 तक वर्णन किया गया है। एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कल हमने जाना था इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय था, उसकी संरचना नियुक्ति की हमने बात की थी। आप चाहे तो एक लिस्ट साथ साथ में प्रिपेयर करते जाएं, जैसे कि आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा कि यहाँ पर इसके जो मेंबर्स है ना उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनको हटाया कैसे जाएगा, ठीक है, और उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होगी। आज आप यहाँ पे यूपीएससी के बारे में लिख लीजिए। तो इस तरीके से शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। देखो समटाइम्स क्या होता है कि हमें चीज़ों को याद रखने के लिए, हमें चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए इस तरह के जो टॉपिक्स है हमें उन्हें शॉर्ट में लिखना होता है। मतलब एक नोट्स मेकिंग एक ऐसी टेक्निक है कि आप अगर ठीक तरीके से बनाते हैं, आप समझ के बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को याद रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, सो देखो जैसे कि केंद्र में यूपीएससी है ना, केंद्र में यूपीएससी है, वैसे ही जैसे कि कल हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बाद राज्य लोक सेवा आयोग की। तो केंद्र में यूपीएससी है, वैसे ही ठीक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग भी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है ना। तो ये राज्य के लिए भर्ती अभिकरण होगा, ये केंद्र के लिए भर्ती अभिकरण है। संविधान में भाग 14 में 15 से लेके 315 से 323 तक इसकी चर्चा की गई है। तो बेसिकली संघ और राज्य लोक सेवा आयोग लिखा है ना आर्टिकल्स में, तो दोनों के लिए सेम आर्टिकल है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए आर्टिकल्स अलग है, स्टेट पीएससी के लिए आर्टिकल्स अलग है, दोनों के लिए पार्ट भी एक है, आर्टिकल भी सेम है, क्योंकि दोनों में ही सेम प्रावधान लिखा है। लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ, लोक सेवा आयोग करके उसको ज़्यादा बताया गया है, ज़्यादा उसको नोटिस किया गया, ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया है। उसमें यूनियन और स्टेट जैसे शब्द जो है वह आपको कम दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए, तो दोनों की बात हो गई। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है इसकी जो संरचना है वह क्या है, इसकी संरचना क्या है, मतलब कितने सदस्य होंगे, कैसे करके इनको नियुक्त किया जाएगा, क्या इनकी जो योग्यता है और बाकी चीजें हैं वह होंगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसमें यह कहा जाता है कि बेसिकली जो संरचना है, एक अध्यक्ष होंगे, वर्तमान में कौन है, मनोज सोनी, है ना, अध्यक्ष प्लस सदस्य। अब यहां पे मैं सदस्य क्यों नहीं लिख रही हूं, अध्यक्ष होंगे प्लस सदस्य होंगे, है ना, हम यहां लिख देते कुछ सदस्य। अब ये कुछ शब्द क्यों लिखा, अगर हमारे पास नंबर होता तो हम नंबर लिख देते। कुछ सदस्य इसलिए लिखा क्योंकि ये सदस्य कितने होंगे इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति क्या तय करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा तय, है ना। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, संख्या निर्धारित करेंगे। संख्या निर्धारित करना आवश्यकता अनुसार, संख्या निर्धारित करने का काम किसका है,
राष्ट्रपति का है। तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे और जो सदस्य है उनकी संख्या का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है ना। सदस्य संख्या का राष्ट्रपति क्यों तय करेंगे, संविधान में उल्लेख ही नहीं है। संविधान यही कहता है कि राष्ट्रपति जितने निर्धारित कर दे, राष्ट्रपति जितने तय कर दे उतने होंगे। तो संविधान द्वारा तय नहीं है, संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वह कितने होंगे, इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि इसमें कुछ सदस्य जो है वह होंगे। अब देखो, अगर हम ये कहें कि इसकी इनमें जो योग्यता है आखिर वह क्या होगी, ये जो अध्यक्ष और सदस्य है बेसिकली, है ना, इनकी योग्यता आखिर क्या होगी। अब योग्यता की बात भी संविधान में नहीं की गई है, संविधान में उल्लेख नहीं है, योग्यताएं संविधान में नहीं है। अगर संविधान में नहीं है तो क्या इसके बाद फिर कैसे सदस्यों की आखिर नियुक्ति जो है वह की जाती है। तो इसमें यह कहा जाता है कि कम से कम आधे सदस्य जो है वह ऐसे होंगे, कम से कम आधे सदस्य, कम से कम इसमें आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत या राज्य सरकार के अधीन, जिन्हें भारत या राज्य सरकार के अधीन, जिन्हें भारत या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष इस तरह की सेवाओं में काम करने का अनुभव हो। कम से कम 10 वर्ष का इनका सर्विस का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, ऐसे ही लोगों को। और ये सदस्य कैसे होंगे, कम से कम आधे सदस्य, है ना, याद रखना, कम से कम आधे सदस्यों की बात की गई है जिन्हें भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष के काम करने का अनुभव हो। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करेंगे कि आखिर इनका जो कार्यकाल है वह कितना होगा, है ना, हम इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। क्या इसको संविधान में निर्धारित किया गया है कितना कार्यकाल होगा। तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। और इन दोनों में से या 65 वर्ष की आयु, है ना, 6 वर्ष या 65 वर्ष ऐसा समझना। जो 65 वर्ष है वह आयु है, और इसमें लिख लो कि जो भी पहले हो जाए, या तो आपका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया या तो आपकी 65 वर्ष की आयु होगी, है ना। तो जो भी पहले हो जाए वो आपका बेसिकली कार्यकाल कहलाएगा, ये इसमें है, ठीक है। साथ ही देखो कि इसमें अगर ये आपसे कहा जाए कि क्या एक बार इसका जो सदस्य अध्यक्ष बन गया, क्या दोबारा उस पद पर आ सकता है, तो नहीं आ सकता, पुनः नियुक्ति नहीं होती है ना। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे वैसे इसमें, पर एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। दोबारा पद पर नहीं आ सकते आप, है ना, एक व्यक्ति 2 बार पद पर नहीं आ सकता। पुनर्नियुक्ति का, या केवल नहीं लिख दूं, पुनर्नियुक्ति इसमें नहीं होती, है ना। एक बात और देखो कि इसमें एक कार्यवाहक अध्यक्ष भी होता है, और ये कार्यवाहक अध्यक्ष कौन होगा, कार्यवाहक अध्यक्ष भी इसमें होता है एक, है ना। यहाँ पे तो अध्यक्ष सदस्यों की बात हो गई, एक और इंफॉर्मेशन लिख लो, कार्यवाहक है इसका मतलब जब अध्यक्ष नहीं है तब उनकी जगह काम करने के लिए है एक, है ना। तो कार्यवाहक अध्यक्ष होगा और इनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करेंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और नियुक्ति क्यों करेंगे, 2 बातें जानो, कि नियुक्ति कौन करेगा और दूसरी बात है कि क्यों करेंगे। तो जब अध्यक्ष अनुपस्थित होगा, जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वह अगर अनुपस्थित है, अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो, तब एक कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह की जाती है। तो बेसिकली ये इसकी संरचना की बात जो है यहाँ पर की गई। क्लियर है।
तो हमने जाना, क्लास के साथ साथ ही याद कर लो, एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य, कुछ इसलिए क्योंकि संविधान ने तय नहीं किया तो राष्ट्रपति पे ये छोड़ दिया गया कि संख्या कितनी होगी। और एक योग्यताओं की अगर हम बात करें, केवल एक बात लिखी हुई है कि आधे सदस्य कम से कम ऐसे हो जो कि भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हो, और साथ ही योग्यताएं भी संविधान में नहीं लिखी गई है। कार्यकाल की बात करेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, पुनर्नियुक्ति इनकी होती नहीं है, और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति जरूर होती है, और वो भी तब होती है जबकि जो अध्यक्ष है वो काम नहीं कर रहे हैं या वो किसी भी तरीके से अनुपस्थित है, एब्सेंट है। तो ये हो गई आपकी संरचना। क्लियर है? ये आपकी संरचना की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि आखिर संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इनका निष्कासन कैसे हो सकता है ना? निष्कासन पर बात कर लें। एक स्टोरी सुनाती हूं आपको, नाम भी खैर बता ही देती हूँ। आज से 8 वर्ष पुराना मामला है, ठीक है। और कल भी मैं इस एग्जाम्पल को बताऊंगी, क्योंकि हम यूपीएससी के नहीं बल्कि यूपीपीसीएस के चेयरमैन की बात कर रहे हैं। अनिल यादव चेयरमैन जब वहां के बने थे, तो बेसिकली ये उनको हटाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अपना दखल दिया, और सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा क्या किया गया था, उनको हटाने की जो बात है वह कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी थी, हालांकि उन्हें याचिका लगाई थी, पर ऐसा नहीं हो पाया था। आखिर ऐसा हुआ क्यों था? तो जब वो चेयरमैन बने ना, तो उन्होंने एक तो एलिगेशन उन पे ये लगा कि उन्होंने इतनी प्रोसेस को एक दिन में पूरा कर लिया। उन्होंने सारी कागजी कार्रवाई को, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है अध्यक्ष पद, देखो डॉक्यूमेंटेशन तो होता है, जैसे कि आप देखो, आप भारत सरकार के अधीन किसी भी तरह की सेवा में जब जाएंगे, आप देखेंगे एक लंबी प्रक्रिया होती है, आपको बहुत सी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, जो भी चीजें हैं, उन्होंने एक दिन में सारी प्रोसेस को पूरा कर लिया, सारी कागजी कार्रवाई को। एक प्रश्न चिन्ह यहां लग गया। दूसरी बात है कि उनके तहत जो है गुंडा एक्ट करके यूपीएससी में यूपी में एक्ट हुआ करता है, तो गुंडा एक्ट करके एक एक्ट के तहत उन पे कुछ धाराएं जो है वह भी लगाई गई थी। तो बेसिकली आपने देखा कि उनका जो बैकग्राउंड है वो भी जुड़ गया इससे। एंड उसके बाद ये कहा गया कि इन्होंने जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, और इसलिए याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अंततः उनको हटाने की जो बात है बेसिकली वह कह दी थी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो जब चुनौती दी गई थी, आज से 8 साल पहले की बात है। तो अब निष्कासन किस तरीके से किया जाता है ना? हम अभी यूपीएससी की बात कर रहे हैं कि यूपीएससी में जो निष्कासन करा जाएगा वह आखिर हटाने के जो तरीके हैं वह क्या क्या हो सकते हैं। क्या संविधान में ऐसा कोई आधार कुछ लिखा गया है? वैसे देखो, संविधान में एक परिभाषा जो है इस संदर्भ में दी है, कदाचार की परिभाषा, मिसबिहेवियर। कदाचार को इस संदर्भ में बस परिभाषित किया है। इसमें 2-3 बातें जोड़ी गई हैं कि अगर यूपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं, अगर उन्होंने कदाचार किया है, मिसबिहेवियर किया है, तब उनको हटाया जाएगा। और इसमें कदाचार की जरा परिभाषा को हम पढ़ते हैं। इस परिभाषा को देखना कि कदाचार के संबंध में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो होंगे वह कदाचार के दोषी माने जाएंगे अगर वह भारत या राज्य सरकार की किसी संविदा या जो करार है उससे संबंधित है, या फिर उससे इच्छुक है, या तो संबंधित है या उनका किसी भी तरह का भारत सरकार के जो भी निविदाएं हैं उससे कोई इंटरेस्ट दिखाई देता है तो। और दूसरी बात यह कही जाती है कि अगर वह जो भी कोई कंपनी है या कंपनी के सदस्य के रूप में अगर वह किसी में शामिल है, किसी लाभ में शामिल है, तो या तो भारत सरकार के अधीन कहीं लाभ में शामिल है, या फिर कंपनी या प्रबंधन में कहीं शामिल है, इस तरह से उनको वो बेसिकली जो मिसबिहेवियर है वह माना जाएगा। तो 2 बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहेंगे कि बेसिकली देखो, इनको हटाने के लिए वैसे तो केवल हम 3 पॉइंट्स में बात करते हैं कि या तो वह दिवालिया घोषित हो गए हों, आधार हटाने के, ठीक है, आधार क्या क्या है, तो या तो वो दिवालिया घोषित हो गए हो, पहली बात। दिवालिया घोषित हो, ठीक है। दूसरी बात है, अच्छा, कदाचार की जब हमने बात कर ली कि इसको परिभाषित किया, तो ये भी आप याद रखेंगे थोड़ा सा
कि वह अपनी पदावधि के दौरान किसी अन्य कार्य में भी जुड़े हुए हैं, है ना। वह अपनी पदावधि के दौरान, जो कि एक मिसबिहेवियर का कारण है, तो पदावधि के दौरान कर्तव्य के बाहर नियोजित हो। पदावधि के दौरान, क्योंकि अगर आप भारत सरकार के अंतर्गत जो काम है वह कर रहे हैं, तो आप कहीं और नियोजन में कैसे शामिल हो सकते हैं? आपका जब पूरा समय ही यहाँ का है। तो पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों से बाहर नियोजन या कहीं संलग्न होना, कहीं और जुड़ जाना, कहीं और कार्य करना, अगर ऐसा है तब ऐसे में ये आधार होगा कि आपको हटाया जाएगा। और इसके अलावा मानसिक या शारीरिक अक्षमता, इनकैपेसिटी, और ये अक्षमता कैसी है? मानसिक व शारीरिक ठीक है। मानसिक व शारीरिक अक्षमता अगर है तब बेसिकली इसको, ठीक है, मैं इसकी मात्राएं करेक्ट कर देती हूँ, शारीरिक, ओके, ठीक है। मानसिक या शारीरिक अगर किसी भी तरह की अक्षमता है तो दिवालिया हो, पदावधि के दौरान कर्तव्य के बाहर नियोजन हो, और अक्षमता अगर है तो इन आधार पर इसको हटाया जा सकता है। अब देखो, एक और बात इसमें कही गई है, और इस पे ये कहा गया है कि बेसिकली राष्ट्रपति भी हटा सकते हैं। एक बात जो इनमें कही गई है कि राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अब राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे? क्या राष्ट्रपति का यहाँ पे विवेकाधिकार या प्रसाद पर्यटन टाइप का कोई काम होगा या कुछ और तरीका होगा? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल था? कितना आसान बना देते इनको हटाना। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन हटाया कैसे जाएगा, किस आधार पर? तो इसमें कोई छोटा मोटा आधार नहीं है, बहुत बड़ा आधार है। और ये आधार है कि जब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जांच कमेटी बिठाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर ही, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर, अपने मन से ये नहीं हटा सकते, है ना। तो उच्चतम न्यायालय ने जांच की और फिर इसके बाद जो परामर्श है वह दिया हटाने का, और ऐसा परामर्श जो है वह राष्ट्रपति पर क्या होगा? राष्ट्रपति इसको माने ना माने या फिर बाध्यकारी होगा। तो इस तरह का जो परामर्श है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। मैंडेटरी है कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट की जांच और सिफारिश के अकॉर्डिंगली ही चलना है। तो ये जो परामर्श है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। क्लियर है? तो निष्कासन की अगर हम बात करें तो कदाचार को इस संदर्भ में परिभाषित किया गया है, और ये जो परिभाषा है वो हमने देख ली कि दोनों तरह से जुड़ी हुई है। इस परिभाषा में अन्य सरकारी काम की बात की गई है, अन्य सरकारी निविदा की भी बात की गई है, अन्य सरकारी टेंडर की भी बात की गई है, और इसमें कंपनी या प्रबंधन की भी बात की गई है ना। कंपनी या प्रबंधन की भी बात की गई है। तो इस तरीके से अगर आप 2 कीवर्ड याद रख लो, उसमें आपका काम हो जाना है। तो कदाचार को परिभाषित किया, है ना, कुछ आधारों की बात की, और एक बात की कि सब राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के परामर्श के द्वारा। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो परामर्श दिया है वो बाध्यकारी होगा, है ना, ये डिस्क्रिशनरी नहीं होगा, ये बाध्यकारी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि आखिर इसकी जो स्वतंत्रता है वह क्या है। लेकिन उसके पहले जरा इस क्वेश्चन को देखो। यूपीएससी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट कहता है, यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वह पद पर रहेगा। यस, कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका हो अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। मैंने आपको स्पेशली संरचना में बताया कि जो पुनर्नियुक्ति है बेसिकली वह नहीं होगी, और ऐसे में पुनर्नियुक्ति का पात्र, पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, इसकी एक कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगी अभी। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य
भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। बिल्कुल सही। हाँ, त्यागपत्र वह दे सकता है, चाहो तो इस बात को भी लिख लो, है ना, कि निष्कासन के अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी ये अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर खुद भी हट सकते हैं, है ना, हट सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इस बात की। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब एक बात देखो कि मान लो यहां पर यूपीएससी के ये अध्यक्ष है और ये सदस्य हैं, ठीक है, और यहां पर स्टेट पीएससी के ये अध्यक्ष हैं और ये सदस्य हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया कि या तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल हो या इनकी 65 वर्ष की आयु हो, तब तक ये पद पर रहते हैं और पुनर्नियुक्ति इनकी हो नहीं सकती। अब जैसे कि अध्यक्ष है तो क्या अध्यक्ष या किसी की भी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? नहीं, तो पुनर्नियुक्ति इसमें नहीं हो सकती, दोबारा आप उस पद पर नहीं आ सकते। लेकिन जो सदस्य है ना, अगर इनकी आयु बची हुई है तो ये अध्यक्ष बन सकते हैं। पुनर्नियुक्ति नहीं होगी इनकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, लेकिन अगर इनकी आयु समय बचा हुआ है तब ये क्या करेंगे, ये अध्यक्ष बन सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आयु बची हुई है तो जो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष, और अगर हम सदस्यों की बात करें, यहां पर हम अध्यक्ष की बात करें, तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं बशर्ते आयु बची हो। तो यहां पर ये प्रमोशन इनका हो सकता है, लेकिन याद रखना पुनर्नियुक्ति किसी की भी नहीं होगी, ना ही अध्यक्षों की होगी, ना ही सदस्य की होगी। हाँ, बस ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो कि हायरार्की में वो जो अध्यक्ष है वे डेफिनेटली बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब हम थोड़ी सी स्वतंत्रता की बात कर ले कि आखिर ये किस तरीके से अपने कार्य को करते हैं, और इस संदर्भ में इनके पास स्वतंत्रता की बात करते हैं पहले, बाद में इनका कार्य देखेंगे कि आखिर इनके पास फ्रीडम किस किस चीज़ की है ना, फ्रीडम इनके पास किस किस चीज़ की है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो चूंकि हमने देखा कि इसके लिए डेडिकेटेड एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कई आर्टिकल्स है ना, एक नहीं कई आर्टिकल्स है, और जिसके अंतर्गत इसकी जो स्वतंत्रता है उसको सुरक्षित किया गया है। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये लिखा गया है कि बेसिकली इनकी जो पदावधि है ना, वो सुरक्षित है। कार्यकाल की सुरक्षा है ना, इनको नहीं है? बिल्कुल है। तो हमने जाना कि बेसिकली इनकी जो पदावधि है, पदावधि या कार्यकाल की सुरक्षा, या कार्यकाल की सुरक्षा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है, या फिर इनकी जो हटाने की शर्तें हैं वो इतनी लिबरल हैं कि कोई भी इनको हटा दे। तो इसके लिए क्या है, प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और उसमें भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश से। लेकिन राष्ट्रपति को यह आदेश कैसे पारित करेंगे? तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जब इस बारे में जांच करेगा और परामर्श देगा तभी हटाया जाएगा। तो ये जो प्रोविजन हो गया ना, ये एक सेफगार्ड की तरह काम कर गया, और इसलिए हमने इसको इसमें पढ़ लिया कि कार्यकाल की और कार्यावधि की जो सुरक्षा है वह होगी। इसका मतलब क्या है कि पदावधि की सुरक्षा कैसे तय की गई कि संविधान में ही ये आधार बना दिया गया है ना। तो संविधान में जो आधार है उसके आधार पर ही आप हटा सकते हैं, संविधान में आधार पर हटा सकते हैं, है ना। तो संविधान ने सुरक्षा दे दी, नहीं दे दी कि आप केवल इन्हीं आधारों पर हटाओगे और कोई आधार नहीं होगा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इसमें जो सदस्य है या स्टाफ की नियुक्ति जो है वो बेसिकली राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, सदस्य या स्टाफ की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन वही बात है कि एक बार अगर आपने नियुक्त कर दिया
तो उसके बाद नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने शक्तियां कम कर दी, ऐसा नहीं है कि आपने वेतन भत्ते या सुविधाएं कम कर दी। तो नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं, नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट देखो कि इनके जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो भारत की संचित निधि से होंगे। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर होंगे, और अगर भारत की संचित निधि पर भारित है तो इस पे मतदान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई संसद की परमिशन की आवश्यकता लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो संसद निधि, भारत की संचित निधि, वेतन भत्ते किससे दिए जाएंगे? भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। सो इनके वेतन भत्ते और ये वाली चीजें जो है ये भी सुरक्षित होंगी। पदावधि हो गया, नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं, और संचित निधि। इसके अलावा देखो कि बेसिकली ये अपना कार्य ठीक तरीके से कर सके, बिना किसी भविष्य के लाभ को देखते हुए करे। और इसके लिए एक बात जो तय की गई है संविधान में कि इवन जो अध्यक्ष व सदस्य है, अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल पूरा होने के बाद कहीं नियुक्ति नहीं ले सकते। कार्यकाल के पूर्ण होने के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन, भारत या राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के पात्र नहीं है, है ना। याद रखना, नियुक्ति के ऐसे तो नहीं, तो ये केवल अगर मान लीजिए किसी को ऐसे भाई भतीजा बात करना हो और बाद में भी ये नियुक्ति के पात्र होंगे, तो आप खुद सोचिए कि इनके पास ऐसे पावर आ जाएंगे कि इससे भ्रष्टाचार कर सकते हैं, इससे ये भाई भतीजा बात कर सकते हैं। तो कई तरीके से भविष्य के जो लाभ को देखते हुए ये काम ना करें, इसके लिए इस बात को तय किया गया है कि भविष्य में ये नियुक्ति के लिए जो पात्र है वह नहीं होंगे भारत या राज्य सरकार के अधीन। तो ये इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए किया। ठीक है। अब इसके अलावा देखो कि यूपीएससी का जो सदस्य है ना, यूपीएससी का जो सदस्य है वो स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ये बात मैंने आपको बता दी कि यूपीएससी का जो सदस्य है ना, इस सदस्य को पुनर्नियुक्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन सदस्य को जो स्टेट पीएससी है ना, और जो यूपीएससी है इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है ना। और एक बात और इसमें जान लो कि ये दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। ठीक है। दोबारा कार्यकाल के लिए नहीं होंगे, दोबारा कार्यकाल नहीं, दूसरा कार्यकाल नहीं, दोबारा। तो ये कुछ स्वतंत्रता के जो प्रावधान है बेसिकली वह किए गए हैं। अच्छा देखो, मैं आपको ना एक इस पे एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये कहा गया कि अध्यक्ष और सदस्य जो है वह भारत सरकार के अधीन किसी पुनर्नियुक्ति के जो पात्र हैं वह बेसिकली नहीं होंगे। यही बात कही ना कि अधीन नियुक्ति के पात्र ये नहीं होंगे। लेकिन एक नियुक्ति जो है 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि यूपीएससी के पहले ना अध्यक्ष रहे थे जिनका नाम था AR किदवई, है ना, उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। और जब इस बात पर यह कहा गया कि चूंकि वह भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन के लिए पात्र रही है, तब ये व्याख्या की गई थी कि चूंकि जो राज्यपाल का पद है वो कोई नियोजन या रोजगार तो है नहीं, इसका मतलब हम यूपी
यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम कहीं राज्यपाल जो है वह बना सकते हैं। तो चूंकि यह क्या है, एक संवैधानिक पद है ना, एक ये संवैधानिक पद है और इसलिए इस पद पर उन्हें जो किदवई जी को भराया गया था वो अपने पद पर कंटिन्यू रहे। ठीक है, क्लियर है। आगे चले तो निष्कासन स्वतंत्रता की बात होगी, है ना। अब हम कुछ कार्य की बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या कार्य हैं, उसके बाद सीमाएं और भूमिका की बात करेंगे। कुछ कार्य तो मैं वेबसाइट पर आपको बता चुकी हूँ, कुछ कार्य मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, है ना, कि आखिर यूपीएससी के जो कार्य हैं वह क्या होंगे। क्लियर, चलो सब नेक्स्ट देखो। सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे, इतना आप सभी जानते हैं कि जो आप यूपीएससी के लिए एग्जाम देते हैं, जिसमें कि अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एफएस बनना है और भी तमाम ग्रुप ए बी की सेवाएं हैं, अगर आपको यहाँ पर ऑफिसर बनना है तब आप क्या करते हो, यूपीएससी का एग्जाम देते हो। इसका मतलब क्या है, तो यूपीएससी क्या है, आपके वो सारे एग्जाम जो है वह ले रही है। इसका मतलब अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाएं, इन सभी के लिए परीक्षा आयोजित कराना इसका काम होगा। तो यूपीएससी का कार्य क्या है, यूपीएससी का जो कार्य होगा, अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर और केंद्रीय सेवाओं में, केंद्रीय सेवाओं अखिल भारतीय स्तर और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित कराना, में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित कराना। ठीक है, ये काम होगा परीक्षा आयोजित कराने का यूपीएससी का। इसके अलावा अगर एक या दो स्टेट चाह रहे हैं कि भाई संयुक्त रूप से जो परीक्षा है उसका आयोजन कराया जाए, तब राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति की सहमति से ऐसा कार्य यूपीएससी कर सकता है। तो जो संयुक्त परीक्षा है, राज्यों की संयुक्त परीक्षा होती है ना, तो संयुक्त परीक्षा भी ये आयोजित करा सकता है। संयुक्त परीक्षा आयोजित कराना ये भी इसका काम होगा, है ना। राज्यपाल के अनुरोध पर, राज्यों की सलाह से ऐसा जो काम है वह होगा राज्यपाल के अनुरोध पर और राज्यों की सलाह से यह काम करेगा। ठीक है, राज्यों की सलाह से यह जो काम है वह बेसिकली करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हम देखें कि ये बेसिकली परामर्श किस संदर्भ में दे सकता है। ये तो हमने मेन कार्यों की बात कर ली, कुछ हम परामर्श की बात करें कि यूपीएससी किस संदर्भ में परामर्श दे सकता है। ये तो वो काम होगा जो वो सीधे तौर पे कर रहा है, बट परामर्श भी किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों के लिए देता है, जैसे कि भर्ती के तरीके के संबंधित जो भी सभी मामले हैं उन संबंधित परामर्श यूपीएससी देगा। भर्ती किस तरीके से करनी है, क्या कोई प्रक्रिया में बदलाव है, बाकी सारी चीजें, सिलेबस टॉपिक का चेंज होना करती रहती है यूपीएससी। तो भर्ती प्रक्रिया संबंधी मामले, भर्ती प्रक्रिया संबंधी मामले, ठीक है, इस पर बेसिकली जो परामर्श है वह यूपीएससी से लिया जाएगा। इसके अलावा पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रोन्नति की बात करें, प्रोन्नति व स्थानांतरण के मामले, ट्रांसफर के मामले, है ना, व स्थानांतरण मामले, इस पर बेसिकली परामर्श देने का अधिकार है ना। जो अधिकारी जो अपना कार्य निष्पादन कर रहे हैं, अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य निष्पादन के लिए सलाह, उस कार्य निष्पादन के लिए परामर्श। इसके अलावा अनुशासनात्मक मामले जो हैं, इस मामले में परामर्श, अनुशासनात्मक मामले ये भी इसके अंतर्गत आएंगे, परामर्श के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति कोई मामला दे दे उस पर परामर्श करने, राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट मामला, ये बात हर जगह जोड़ दी गई। यही सारी बातें कल हम पढ़ेंगे जब हम स्टेट पीएससी की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर परामर्श देना ये कार्य भी यूपीएससी के अंतर्गत आएगा।
अब देखो कि यूपीएससी के कार्य क्या होंगे, क्या इसके कार्यों में विस्तार किया जा सकता है कि ये कार्य अब तक यूपीएससी का था नहीं पर अब कार्य जोड़ दिया गया, तो यहां पर कार्यों का विस्तार कौन करेगा, यूपीएससी के कार्यों का विस्तार कौन करेगा। तो इसके लिए जिस बात जिसे अधिकृत किया गया है वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट बेसिकली लॉ बनाकर, है ना, संसद इस संदर्भ में अधिनियम बनाकर ये जो काम है वह कर सकती है। और इस संदर्भ में, ठीक है, जैसे कि हम अगर यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है क्या वो सीधे पार्लियामेंट को देगा, नहीं, ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे और जो राष्ट्रपति रिपोर्ट है वह संसद के समक्ष रखवाते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वह यूपीएससी हर साल तैयार करेगा, तो इसको हम रिपोर्ट कह देंगे या हम इसको प्रतिवेदन कह देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली यूपीएससी के जो कार्य है वह होंगे। क्लियर? स्वतंत्रता की बात हो गई, यहां पर कार्यों की बात हो गई, प्रावधान तो हो गए। अब हम कुछ सीमाएं देख लेते हैं कि आखिर सीमाएं मतलब ऐसी चीजें जिस पे यूपीएससी से परामर्श नहीं किया जाएगा। सीमाएं वही तो हो गई, लिमिटेशंस। यूपीएससी से परामर्श नहीं किया जाएगा, वो मुद्दे इसके सीमाओं में आ जाएंगे। यूपीएससी से परामर्श नहीं किया जाएगा। जैसे कि देखो यूपीएससी को भर्तियां निकालनी, आपने देखा कि इस बार अगर 180 आईएएस बने तो वो जो 180 आईएएस थे वो जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी या बाकी जो पीडब्ल्यू और डी और 1 2 3 की श्रेणियां थी उनसे कितने आईएएस बने। तो ये एक आपने थोड़ा सा उसका डिवीजन देखा होगा। तो ये डिवीजन आखिर कौन करेगा, क्या यूपीएससी के पास ये पावर है? नहीं। तो यहां पर देखो कि अगर ओबीसी की हम बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कितनी सीटें इससे भरनी है ये मामला यूपीएससी का नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो यहां पर कितनी सीटें आपको इससे भरनी है, कितनी सीटें होंगी इस संदर्भ में कोई नहीं। इसके अलावा अगर हम एससी एसटी की बात करें, इसमें भी सेम वही है कि कितने पद होंगे, है ना, कितने पद होंगे, कितने स्थान होंगे, कितनी सीटें होंगी। इस संदर्भ में यूपीएससी के पास जो पावर है बेसिकली वह नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप सी और डी की अगर हम बात करें, ग्रुप सी और डी अगर इसकी भर्तियां हो रही हैं, है ना, तो यहां पर ये जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों के संबंध में यहां पे भी यूपीएससी को पावर नहीं है, के संबंध में यूपीएससी को पावर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बोर्ड, आयोग, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण, इन सब के अगर अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं तब भी यूपीएससी से परामर्श नहीं किया जाएगा। बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, ठीक है, के अध्यक्ष बनाने हेतु, के अध्यक्षों की नियुक्ति। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी यूपीएससी को जो प्रावधान, यूपीएससी के पास जो पावर है वह नहीं है। तो जो चीज इसके पास नहीं है वो इसकी लिमिटेशंस में काउंट हो गई कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें कि यूपीएससी से परामर्श नहीं किया जाएगा। तो पहली बात है ओबीसी, दूसरी बात है एससी एसटी, तीसरी बात है ग्रुप सी और डी, और फिर कुछ अध्यक्षों की बात की गई है कि इस संदर्भ में, या इसके अलावा हम ये कहें कि अगर राजनायिकों की नियुक्ति करनी है ना, एम्बेसडर्स की नियुक्ति करनी है, नायक नियुक्ति अगर है, तो इस संदर्भ में भी यूपीएससी से जो परामर्श है वह नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात और देखो कि बेसिकली संविधान ने इस बात को तय किया हुआ है कि यूपीएससी के संदर्भ में संविधान में इस बात का निर्धारण तो किया ही गया है, जिसके हमने पहले देखा कि कितने सदस्य होंगे, इस बात की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। हाँ, उसमें ये लाइन जरूर लिखी है कि जो देश के राष्ट्रपति है उनके पास ये अधिकार है कि कितने सदस्य होंगे, इस बात की वह संख्या तय करे। बट यहां पर हम देखेंगे कि संविधान द्वारा तय किया इस बात को कि राष्ट्रपति के पास यूपीएससी के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार है यूपीएससी के संदर्भ में, है ना। तो संविधान द्वारा तय किया गया कि यूपीएससी के संदर्भ में राष्ट्रपति को अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? कि वह रूल्स बनाए, वह विनियमन करे। विनियमन करना मतलब वही रेगुलेट करना, नियम बनाना, उसी संदर्भ में।
और ऐसे नियम जब राष्ट्रपति बनाएंगे तब यूपीएससी का परामर्श आवश्यक नहीं है। ऐसे नियम जब राष्ट्रपति बनाएंगे तो यूपीएससी का परामर्श आवश्यक नहीं है। तो लिमिटेशन सी तो हो गई। यूपीएससी का परामर्श, आप यूपीएससी से पूछ नहीं रहे हो और बना दे रहे हो नियम। लेकिन देखो कि इस संदर्भ में अब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति टोटल फ्री है, इसके लिए ऐसा पर्टिकुलर जो रूल ये बनाएंगे ना, इस रूल को 14 डेज संसद के समक्ष रखना होगा। ये संसद में चर्चा होगी, 14 दिन संसद में रखा जाएगा। उसके बाद ही इस तरह का जो नियम है, रूल है, वह बन पाएगा। और यहाँ पर यूपीएससी जो है इससे परामर्श इस संदर्भ में नहीं लिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह चाहे तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, ठीक है, यूपीएससी या फिर यहाँ पे लिख लो कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस कौन सा, फॉरेन या फिर फॉरेस्ट वाला है ना, इंडियन, ऑल इंडियन सर्विसेज। तो ऑल इंडियन सर्विसेज को लेकर राष्ट्रपति के पास नियम बनाने का जो रूल है, जो विनियमन करने का अधिकार है, उसमें यूपीएससी का परामर्श आवश्यक नहीं है। लेकिन इस नियम को 14 डेज के लिए आपको सदन के समक्ष बेसिकली पेश करना होगा। क्लियर है इतना? तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। अब एक छोटी सी भूमिका की भी बात हो जाए कि आखिर इसकी जो भूमिका है वह क्या है। तो जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया कि यूपीएससी है क्या। ऐसा तो है नहीं कि गरीब बच्चों का नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं कि सारे केवल कोई मंत्री, मिनिस्टर या फिर आईएएस के बच्चे ही जो है वह सिलेक्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी एक लड़का काफ़ी वायरल हो रहा था यूट्यूब और सब पे, सोशल मीडिया पे, कि उसका कच्चा ईंटों का घर था, है ना, वो काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो काफ़ी वायरल था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर साल आपको एक दो केसेस ऐसे मिल जाएंगे कि ऑटो चालक का जो बेटा है वह यूपीएससी क्रैक कर गया, वो आईएएस बन गया, वो आईपीएस बन गया। लास्ट टाइम का आपको एक हेडिंग याद होगा कि जो शायद पेट्रोल पंप पर उसके जो फादर हैं वह काम करते थे और वो आईएएस बन गया। तो इस तरह के आपने कई, मतलब जो पढ़ेगा, जो डिजर्विंग होगा, जिसने सिलेबस को ठीक से किया है, परीक्षा को ठीक से समझा है, ठीक उसके नंबर रहे हैं डेफिनेटली। तो जितने नंबर आप, मेरिट पद्धति का मतलब क्या है कि योग्यता के बेस पर आपका जो सिलेक्शन है वह हो रहा है ना। तो मेरिट पद्धति के प्रहरी के रूप में बेसिकली इसको देखा जाता है, मेरिट पद्धति के प्रहरी के रूप में, मेरिट पद्धति के, है ना, मेरिट पद्धति का प्रहरी है यूपीएससी, मेरिट पद्धति का प्रहरी है यूपीएससी। ठीक है, साथ ही देखो अब मैं 2-3 चीजें लिख रही हूं, जैसे कि आप सेवाओं का वर्गीकरण देखते हैं ना कि कितने प्रकार की सेवाएं होती हैं, सेवाओं का वर्गीकरण। इसके अलावा आप देखते हो वेतन व सेवाओं में चेंज, वेतन व सेवाओं की स्थिति क्या है, वेतन व सेवाओं की स्थिति। इसके अलावा कैडर प्रबंधन, अभी डीओपीटी की बात की थी ना, वो करता है ये काम। इसके अलावा हम कहेंगे कैडर प्रबंधन का कार्य, है ना, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण का कार्य। तो ये सारे कार्यों से यूपीएससी का कोई संबंध नहीं है, यूपीएससी का संबंध नहीं है। अब यूपीएससी का संबंध नहीं है इन कार्यों से, तो किसका है? तो इसके लिए बेसिकली कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है। इन कार्यों को करेगा कौन? तो इसके लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग है, कार्मिक व प्रशिक्षण, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग है, जो कि 1985 में स्पेशली इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली जो काम है, इस तरह के मुद्दे यही विभाग देखता है। और साथ ही यूपीएससी जिस तरीके के सुझाव देगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? यूपीएससी के सुझाव या उसकी जो रिपोर्ट है, सुझाव सलाहकारी प्रकृति के होंगे, बाध्यकारी नहीं होंगे, सलाहकारी प्रकृति, सलाहकारी प्रकृति के होंगे, है ना। जैसे कि हमने देखा कि हर वर्ष यूपीएससी अपना जो प्रतिवेदन है वह राष्ट्रपति को सौंपती है,
राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा और जो रिपोर्ट राष्ट्रपति है वह आगे जाके संसद के समक्ष। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डीओपीटी की बात कर ली। जो आपका डीओपीटी जो ये डिपार्टमेंट है, ये विभाग है, ये बेसिकली इस तरह के कार्यों को देखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो आपका है ना, ये बेसिकली इस कार्य को देखता है। ठीक है, तो हमने यूपीएससी की भी बात कर ली, हमने यूपीएससी के कार्य यहाँ पर भी देख लिए, हमने यूपीएससी के संवैधानिक उपबंधों की भी बात करी थी, है ना। थोड़ा बहुत चाहो, इंटरेस्टेड हो तो बाकी चीज़ें जो हैं वह देख लेना वेबसाइट पर। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमने इस चैप्टर में शुरू से क्या पढ़ा। ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लीजिए, या तो @मंजू PW UPSC वाला, या तो इसको स्कैन कर लो, जैसा मन हो आपका। ठीक है, चलो। तो संवैधानिक उपबंधों में, संवैधानिक संस्थाओं में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आज हमारा चैप्टर 2 था, सेकंड चैप्टर था, जिसमें कि हमने कल निर्वाचन आयोग की बात की थी, आज हमने यूपीएससी की बात की, कल हम स्टेट पीएससी की बात करेंगे। ठीक है, इस वीक आपको 4 क्लासेस दी जा रही है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक आपको 6 क्लासेस जो है वह दी जाए। संरचना, निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य, सीमाएं, भूमिकाओं को हमने देखा। हमने जाना कि भाग, अगर हम 14 की बात करें, भाग 14 में 315 से लेकर 323 तक प्रावधान है। स्वतंत्र संवैधानिक आयोग है, एक अध्यक्ष, कुछ सदस्य होंगे, कुछ में क्या होंगे नहीं पता, तो संविधान के द्वारा इसको तय नहीं किया गया। अब चूंकि नहीं किया गया और इसलिए ये जो पावर है वह किसको दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया, कि राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि संख्या निर्धारित कर ले। योग्यताओं की बात करें तो ये भी संविधान में नहीं है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जो भारत और राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में 10 साल तक रहे होंगे। पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। एक कार्यवाहक अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, ये कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और कब की जाएगी, जब जो अध्यक्ष है वह प्रेजेंट ना हो। कार्यकाल की हमने बात कर ली कि या तो 65 वर्ष होगा, 65 वर्ष की आयु तक, या 6 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इसके बाद हमने कुछ निष्कासन की बात की कि कैसे आखिर इनको हटाया जा सकता है। तो जो मिसबिहेवियर है, इस वर्ड को परिभाषित किया गया है। इस संदर्भ में 2 बातें लिखी गई हैं। ठीक है, आधार जो है वह 3 आधार दिए गए हैं। एक तो दिवालिया घोषित हो, या फिर पदावधि के दौरान वो बाहर कहीं उसका नियोजन हो, या फिर वह अक्षमता हो, चाहे मानसिक हो या फिर शारीरिक हो। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है और इस संदर्भ में परामर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। इसके अलावा ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके हट सकते हैं। स्वतंत्रता की जब हमने बात की, तब हमने जाना कि सबसे पहली बात है कि इनके पास कार्यकाल की सुरक्षा है, क्योंकि इन्हें जब हटाया जाएगा तो केवल संविधान के द्वारा जो आधार स्थापित किए गए हैं, बस वही इनको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से ही हटाया जाएगा। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे यूपीएससी के जो सदस्य हैं। ठीक है, हमने जाना कि बेसिकली जो स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी के अध्यक्ष जो है वह ये बन सकते हैं। अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये कहीं और नियोजन की नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। वेतन मध्य भारत की संचित निधि और एक बार स्टाफ की नियुक्ति राष्ट्रपति जब कर दे तो कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। एक क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने यूपीएससी के कार्यों की बात की, इस संदर्भ में परामर्श किया जाएगा। इस संदर्भ में मेन कार्य होंगे, कार्यों का विस्तार पार्लियामेंट कर देगा। ये आर्टिकल्स आप प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि सीमाएं क्या होंगी, तो ओबीसी एससी एसटी कितने पद होंगे, इससे कोई वास्ता नहीं है यूपीएससी का। बोर्ड आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होंगे, कोई वास्ता नहीं है। सीओडी की भर्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है कि इससे परामर्श किया जाए। ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज के लिए किसी तरह के विनियम एंड रेगुलेशंस राष्ट्रपति बना सकते हैं। हाँ, 14 डेज को संसद में प्रस्तुत कर दे। यूपीएससी के परामर्श की जरूरत नहीं है। भूमिका की हमने बात की, मेरिट पद्धति का प्रहरी है। 3 कार्य जो कि यूपीएससी संबंध नहीं है, उसके लिए पर्टिकुलरली डेडिकेटेड डिपार्टमेंट 1985 से वर्क कर रहा है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। और यूपीएससी के सुझाव की जो प्रकृति है वो केवल सलाहकारी होगी। तो ये आज का क्लास था। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।